ये हाई वेटेज टॉपिक है जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 4 ईयर के अंदर, ठीक है। इसमें न्यू टॉपिक मैंने ऐड कर दिए हैं। ये सब टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक साल में 4 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, ठीक है। पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्लोनिंग वेक्टर। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भूलोगे क्या, ठीक है भाई, भूलोगे जैसे इको R1 दे रखा है और हिंद 2 दे रखा है। इको R1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइड है 6 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर के मिलने से बनती है, वो सीक्वेंस ध्यान रखना GAATTC। फिर दूसरी साइड में भी पढ़ोगे GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्लियर बिल्कुल। और इको R1 स्टिकी एंड बनाता है, ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट करता है, स्टिकी एंड बनाता है, ध्यान रखना। और याद रख सकते हो तो हिंद 2 की भी याद रखना, वहां GAATTC है तो यहां GTTAAC है, बस इतना अंतर है, GTTAAC। पर हिंद 2 ब्लंट एंड बनाता है, बीच में से कट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो किसी भी एंजाइम का नोमेनक्लेचर में जो पहला टर्म होता है, जैसे एस्ट्रेशिया कोलाई, भाई किससे आइसोलेट हुआ, एस्ट्रेशिया, आप समझ रहे हो। जीनस, तो पहला जीनस आएगा कैपिटल वाला, स्मॉल वाले जो 2 आएंगे वो उसकी स्पीसीज आएगी, आप समझ रहे हो। आगे उसका स्ट्रेन आएगा, ठीक है, RYZ जो भी है, और फिर जो नंबर लिखा होगा वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस पर भूलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा होती है। अगर मैं बात करता हूं पीसीआर की, तो पीसीआर में आपको क्या याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना जो भूलोगे और इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, टेंपरेचर और पहला स्टेप होता है जब डीएनए दोनों सेग्रीगेट करते हैं, इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, टेंपरेचर 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरे में प्राइमर की बाइंडिंग होती है एनिलिंग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा होता है पॉलीमराइजेशन, एक्सटेंशन यानी इसको पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जिसमें पॉलीमर आके बाइंड करता है, टेक पॉलीमरेज, ठीक है, और डीएनए के इन दोनों सेगमेंट को का एक्सटेंशन करता है। और टेंपरेचर होता है 72, तो 95 याद रखना है, 50 to 60 डिग्री याद रखना है और 72 डिग्री याद रखना है, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, क्लियर बिल्कुल, बस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ 3-4 चीजें याद आती हैं। भाई काम क्या करती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करती है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए जहां पर आपका पोर किया जाता है, वेल बनाए जाते हैं, वहां आप क्या लगाओगे, कैथोड, अपोजिट पोल पे क्या लगाओगे, एनोड। डीएनए का मूवमेंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है और सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके ऊपर बराबर लगता है, क्लियर है। डीएनए के बैंड को विजुलाइज करने के लिए आप इथिडियम ब्रोमाइड यूज करोगे, देखने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट डालोगे, ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे और उस बैंड को कट करके निकालने की प्रोसेस को इल्यूजन बोलते हैं, क्लियर बिल्कुल, इल्यूट आउट कर लोगे, बस यही भूलोगे, यही आता है। क्लोनिंग वेक्टर की अगर बात करते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी है। पहले ORI साइड जो होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन या LAC-Z जीन हो सकता है, ठीक है, जो कलर के बेस पर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से या रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में कैपेबल होता है, क्लियर बिल्कुल, ये याद रखना है। और तीसरा है इसके अंदर, ठीक है, क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां फॉरेन जीन आकर के जुड़ता है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, क्लियर बिल्कुल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इसमें जो भूलोगे आप, ठीक है, PBR 322 में 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन में भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और एम्पिसिलिन में भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहां पर 8 होते हैं, जिसमें 4 आपके काम के, 4 आपके काम के नहीं है। पहचान कैसे करोगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, PBR 322 आप यूज कर रहे हो, तो कैसे पहचानोगे रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ऐसे समझो, एक तरफ आपने लिए एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट, एक तरफ लिए टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट। अगर दोनों के अंदर ही किसी कॉलोनी की ग्रोथ नहीं आ रही, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके पास ड्रग रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है। अगर दोनों में ग्रोथ नहीं आ रही और दोनों में ग्रोथ आ रही है, मतलब उसके पास एम्पिसिलिन भी परफेक्ट है और टेट्रासाइक्लिन भी परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट जीन है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है पर रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा होगा भाई, जैसे टेट्रासाइक्लिन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ, टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ होगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं आएगी पर एम्पिसिलिन में ग्रोथ आएगी, मतलब सीधी सी बात है, टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो यहां अगर ग्रोथ दोनों में नहीं आ रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ग्रोथ दोनों में आ रही है, ट्रांसफॉर्मेंट पर नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एम्पिसिलिन में आ रही है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही, मतलब मतलब ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, यही भूलोगे आप, ठीक है। LAC-Z जीन की बात आएगी तो ध्यान रखना, अगर व्हाइट कॉलोनी आ रही है, कलर चेंज नहीं हो रहा तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ब्लू कॉलोनी आ रही है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि उसका LAC-Z जीन काम कर रहा है, और कॉलोनी नहीं आ रही तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप सबको सेग्री अलग कर सकते हो, यही भूलने वाले पॉइंट है, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्लियर बिल्कुल। सेकंड चैप्टर में अगर हम एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन इस पर आए, ठीक है, तो
एग्रीकल्चर में एक तो मैंने आपको बताई थी फ्लेवर सेवर टोमेटो, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया है हमने, ठीक है, जिसमें हमने उस एंजाइम को साइलेंट कर दिया जो सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक गोल्डन राइस यूज किया है, गोल्डन राइस के लिए मैंने बताया था भाई बीटा कैरोटीन के जीन को कहां से लिया, डैफोडिल से लिया। किस वेक्टर को यूज किया, वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के संग जोड़ा और एक नॉर्मल स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया, उसको गोल्डन राइस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल, ठीक है, उसके स्ट्रेन को राइस के, जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत था, यानी विटामिन ए रिच राइस, ये ध्यान रखना है। और तीसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बीटी टॉक्सिन, ठीक है, तो मैंने बताया था बीटी मतलब होता है बेसिलस थ्रियोजेंसिस, याद आया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपने अंदर एंडोटॉक्सिन बनाता है। वो एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव रहते हैं, पर अगर वो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से इंसेक्ट की गट में चला जाए, स्पेशली मिड गट में, क्योंकि मिड गट में अल्कलाइन मीडियम होता है और अल्कलाइन मीडियम में कुछ एंजाइम होते हैं जो एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटीन को एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं और वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और मेम्ब्रेन से चिपक के सोल्युबलाइज होकर के वहां होल क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ होती है। इसलिए इस प्रोटीन को आप समझ रहे हो, इसके बनाने वाले जीन को जिसको क्राई जीन बोलते हैं, हमने डिफरेंट क्रॉप में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को यूज करके इंसर्ट किया और सारी क्रॉप को हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया। क्लियर है बिल्कुल। इसमें दो जीन जरूर पूछेगा जो इस क्राई प्रोटीन को बनाते हैं, क्राई जीन, तो जो भूलोगे भी आप, क्राई फर्स्ट ए बी लिख लो, क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज करते हैं, क्राई सेकंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए सी, ठीक है, ये दो याद रखने, कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज करते हैं। और कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल बॉम्ब दोनों लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है, यही आपको याद रखना है बीटी टॉक्सिन के अंदर। आरएनए इंटरफेरेंस की अगर बात आती है तो किसके लिए यूज किया गया था, ये नेमाटोड रेजिस्टेंस पावर जनरेट करने के लिए यूज किया गया था इस टेक्निक को। इसके अंदर मैंने बताया था बेटा कि यहां पर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, हम एक ऐसे डीएनए को इंसर्ट करते हैं प्लांट के अंदर जो सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के आरएनए बनाना जानता है, और जहां डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो, तो ट्रांसलेशन अगर नहीं होगा, राइबोसोम की यूनिट बाइंड नहीं करेगी तो वो जीन साइलेंट हो जाएगा। इस टेक्निक को हमने नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको बनाने में यूज किया है और इसको बोलते हैं नेमाटोड भाई मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया। क्लियर बिल्कुल, कौन सा नेमाटोड, मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया, ठीक है, टोबैको प्लांट की रूट में इंफेक्शन करता था। डबल स्टैंडर्ड आरएनए के थ्रू हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, इसी को आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद अगर एग्रीकल्चर का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात आती है तो अर्ली डायग्नोसिस के अंदर तीन टेक्निक यूज की जाती हैं। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, दूसरा इसके अंदर पीसीआर ध्यान रखना है, और तीसरा इसके अंदर अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंसुलिन में बस ध्यान रखना कि जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, सी जिसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं, ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है भाई, सबसे पहले ए की बात करेंगे 21 अमीनो एसिड होते हैं, और बी की बात करेंगे 30 अमीनो एसिड होते हैं, और सी की बात करेंगे 33 अमीनो एसिड होते हैं। प्रो इंसुलिन, इमैच्योर इंसुलिन, जब मैच्योरेशन होता है तो सी पेप्टाइड अलग हो जाती है, 33 अमीनो एसिड निकल जाते हैं, ओनली ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। बस किसने बनाई थी, एली लिली कंपनी ने बनाई थी। 1983 में एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई गई थी, उसके लिए ए चेन अलग बनी, बी चेन अलग बनी, बाद में दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ करके मैच्योर इंसुलिन बना दी गई जिसको हिमोलिन बोलते हैं, ठीक है। यहां जो वेक्टर यूज किया गया था पीबीआर 322 और होस्ट यूज किया गया था वो ई कोलाई, बस, ठीक है। तो और जीन थेरेपी लास्ट में आती है, तो जीन थेरेपी पे हर साल क्वेश्चन आता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। 4 ईयर की बच्ची जिसके अंदर एडीए एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी थी, क्योंकि इसके जीन में म्यूटेशन थी, उसकी वजह से उसको एससीआईडी हो गया था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से उसका बी और टी लिम्फोसाइट सिस्टम डाउन हो गया था। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसी की लिम्फोसाइट को निकाल करके हेल्दी गाढ़ी रसीले आमों से बना स्लाइस, रस ऐसा कि बस ना चलेगा। डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस किया हमने रेट्रोवायरस को यूज करके, और वापस में उसी के सेल्स को उसी के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया। इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। तो ये ध्यान रखना है आपको, 2 चैप्टर समझ में आ गया। हाई वेटेज टॉपिक नंबर 2 आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच पूरा करना है आपको, नो रिस्क, कॉकरोच पूरा करना है, ठीक है। और अगर फ्रॉग की बात आती है तो फ्रॉग में सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल के डिस्टिंग्विश फीचर, मेल का साइज छोटा, फीमेल का साइज बड़ा। मेल की बात की जाती है तो पिक्यूलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेल के पास वोकल सैक होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। मेल के पास 4 लिम्ब में फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। अगला जो भूलोगे इसके केस में, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई 3 चैम्बर हार्ट तो इसके पास होता ही है, पर 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक वेंट्रल साइड पर होता है तो एक डोर्सल साइड पर होता है। डोर्सल साइड पर जो चैम्बर होता है वो बॉडी के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, इसको साइनस वेनोसस बोलते हैं, और वहां से राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है, फिर पूरे हार्ट और लंग्स में घूम करके डायरेक्ट एरोटा में नहीं जाता, ठीक है भाई, ये डोर्सल साइड पर होता है। अब वेंट्रल साइड पे एक चैम्बर और होता है, इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, वेंट्रल साइड पर लगा होता है। वो पहले हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या मिक्स ब्लड को रिसीव करता है, तब एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। 2 एडिशनल चैम्बर, एक वेंट्रल साइड पर, एक डोर्सल साइड पर है, क्लियर है। एक को जो भाई वेंट्रल साइड पर है इसको कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस बोलते हैं, जो डोर्सल साइड पर लगा हुआ है इसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, यही भूलोगे आप, ठीक है। अगला इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मेल की बात करता हूं तो मेल में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, किडनी के ऊपर लगे होते हैं, और मेसोर्चियम मत भूलना, मेसोर्चियम से बंधे होते हैं।
टेस्टिस की जो ट्यूब्स होते हैं वो वासा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मान लो वासा इफरेंसिया से बिडर्स कैनाल जो किडनी के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है उससे कनेक्टेड होते हैं, यानी स्पर्म वहां से वासा इफरेंसिया से होता हुआ बिडर्स कैनाल में जाता है और बिडर्स कैनाल से होता हुआ, ठीक है, आप लोगों के यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू रेक्टम में खुलता है, क्लियर, और वहां क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस यूरिनोजेनिटल डक्ट का संबंध किडनी से भी होता है, तो वहां से एक्सक्रीटा सीधा सीधा यूरिनरी ब्लैडर, देन उस क्लोएका के थ्रू बाहर निकलता है। ये ध्यान रखना सीक्वेंस। फीमेल के केस में ओवरी अलग होते हैं, बस किडनी से अटैच होते हैं, ठीक है, पर किडनी से उनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। जिसके अंदर ओवा होते हैं, ओवी डक्ट सेपरेट होती है जो फाइनली कहां पर खुलती है, आप बोलोगे रेक्टम में खुलती है और क्लोएका से ओवा बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहां पर यूरिनरी सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ये भूलोगे, ये मैंने पूरा एकदम क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एक बात मैं क्लियर कर दूंगा यहां पर, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे इस बार, ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन बन रहा है लगभग हर साल, एविडेंस, और एविडेंस में भी दो एविडेंस, होमोलॉजी और एनालॉजी। होमोलॉजी किसको बताती है? होमोलॉजी का मतलब है कि एक ही जगह ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। होमोलॉजी डाइवर्जेंट को बताती है। होमोलॉजी के अंदर इंटरनल एनाटॉमी स्ट्रक्चर सेम होगा पर फंक्शन अलग होंगे, अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, रिक्वायरमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन अलग अलग होंगे पर बेसिक एनाटॉमी स्ट्रक्चर सेम होगा। ये होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। दो एग्जांपल दे रखे, कुकुरबिटा याद हो आपको, ठीक है, ठीक है, और उसमें बोगनविलिया, और दूसरा देखा फोर लिम्स ऑफ, ठीक है, मैमल्स के, कई मैमल्स के फोर लिम्स के दे रहे हैं, सबके सबकी बेसिक एनाटॉमी सेम है पर फंक्शन अलग अलग है, होमोलॉजी को बता रहे हैं। दूसरा एनालॉजी, एनालॉजी के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, सब सेम कंडीशन में रखते हैं उनको, तो उनके अंदर फंक्शन में सिमिलरिटी आती है पर एनाटॉमी अलग अलग है, एनाटॉमी अलग अलग है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं, एनालॉजी को बताते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसमें एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, एक तो स्वीट, एक तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ठीक है, एक रूट और एक सूट का एग्जांपल है पर फंक्शन एक ही है दोनों का, स्टोरेज ऑफ फूड। एक दे रखा है, ठीक है, पेंगुइन और डॉल्फिन के, ठीक है, फ्लिपर्स स्विमिंग का काम करते हैं पर एक मैमल्स है और एक, समझ रहे हो ना, बर्ड्स है। तो ये एग्जांपल अक्सर अक्सर कर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हार्डी-विंगर इक्वेशन पर लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। हार्डी-विंगर साहब ने कहा था अगर एक बड़ी पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, रैंडम मेटिंग हो रही है, शर्त है लार्ज पॉपुलेशन है, रैंडम मेटिंग हो रही है, आप समझना मेरी बात, तो उस पॉपुलेशन के अंदर किसी भी जीन या उसके एलील के फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, इक्वल टू 1 रहती है, क्योंकि किसी भी जीन या एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए p² + q² + 2p की इक्वल टू 1 बताया था, इक्वल टू 1 रहेगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-विंगर। शर्त है लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग और 5 फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हो। ये हार्डी-विंगर की इक्वेशन हर साल पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है, यूं निकल जाएगा आपसे। एनिमल किंगडम में अगर मैं नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो नॉन कोऑर्डिनेट में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें कई के एग्जांपल मिला देते हैं, मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जांपल आपको याद रखने और भूलोगे भी सिर्फ दो ही एग्जांपल भूलोगे, मैं हर बार बोल रहा हूं, ठीक है। मोलस्का के एग्जांपल भूलोगे और एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल भूलोगे, लिख लो, मोलस्का एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल हम नहीं भूलेंगे, कसम खाते हैं, और कुछ नहीं भूलोगे। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर बस ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया है, ठीक है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा के अंदर, ठीक है, या कह सकते हो प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, पुराने टाइप के कॉर्डेटा और लेटेस्ट कॉर्डेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। सब फाइलम देखोगे तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, जिसकी लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड थी वो यूरोकॉर्डेटा है, जिनके हेड टू टेल थी वो सिफेलोकॉर्डेटा है, और लार्वा और एडल्ट दोनों में होती है। यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जांपल ध्यान रखना, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, जिसमें एसिडिया का डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेटा में एक ही याद रखना है आपको, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, इसको लैंडस्लिट भी बोल सकते हो, एम्फिऑक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए, ठीक है भाई, आगे वर्टिब्रेटा की बात की जाए तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, या यूकॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है, और वर्टिब्रेटा को अगर हम फाइनली डिवाइड करते हैं तो जॉ के बेस पर एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। एगनेथा के अंदर, ठीक है भाई, क्लासेस आएगी तो क्लासेस में 2 याद रखने हैं आपको यहां पर, एक तो लैम्प्रे और हैगफिश, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये दोनों के दोनों एगनेथा में आते हैं, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। जबकि नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इनका जो डिवीजन है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर किया है, ठीक है। जिनके पास फिन्स होते हैं उनको पाइसेस में रख दिया, जिनके पास पोडा होते हैं उनको टेट्रापोडा में रख दिया। पाइसेस में 2 ही आएंगे, 2 ही क्लास होंगी आप जो पढ़नी है आपको, ठीक है, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्ट्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस और बोनीफिश। जबकि वहां आपको 4 पढ़नी है टेट्रापोडा के अंदर, एक तो एम्फीबिया, ठीक है, एक रेप्टाइल्स, एक एप्स और एक मैमेलिया। ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सेट है ना, क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। और एग्जांपल तो कॉर्डिनेट्स की याद करनी है जो मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमीटोजेनेसिस से क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन से आता है और इंप्लांटेशन से आता है, क्लियर है बिल्कुल। गैमीटोजेनेसिस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से भाई मेल और फीमेल गैमीटोजेनेसिस को डिस्टिंग्विश कर दिया था,
ठीक है भाई, मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल के केस में ओगोनिया, माइटोटिक डिवीजन करते हैं जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte बनते हैं, साइज बढ़ जाता है, डिप्लॉयड होते हैं। इनमें मियोसिस फर्स्ट होती है, आप समझ रहे हो, इनमें मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है, और आगे जाकर के, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे या सेकेंडरी oocyte बनेंगे। पर सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो पहली पोलर बॉडी बनती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है तो यहां पोलर बॉडी नहीं बनती क्योंकि इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है बिल्कुल। मियोसिस सेकंड होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस केस में स्पर्मेटिड बनेंगे और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू या स्पर्मेटिलियोसिस के थ्रू ये स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरा मैकेनिज्म बता दिया था। पर अगर फीमेल के केस में बात की जाए तो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो फर्दर सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगी, नहीं तो वो सेकंड मियोसिस के मेटाफेज सेकंड में ही दम तोड़ देगा, अरेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यानी उतने ही है कि अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी जिनका फर्टिलाइजेशन होगा। और सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है? फैलोपियन ट्यूब में बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में बनती है। क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में, ध्यान रखना है आपको, टर्शरी फॉलिकल के अंदर बनती है और सेकंड पोलर बॉडी जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एम्पुलरी रीजन में तब बनती है। ये पूरा ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, आगे जाइगोट बनता है, 4 सेल स्टेज बनती है, 8 सेल स्टेज बनती है और 16 सेल। 8 और 16 को मॉरुला बोलते हैं, जो यूट्रस में जाकर के जब जूना पेलिसोडा हट जाती है तो उसको हम, आप कह सकते हो, एक टर्म यूज करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये वो स्टेज है जिसका इंप्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का एनसीईआरटी में सारी स्टेज दे रखी है। और इंप्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, 3 जर्म लेयर बनते हैं जिससे पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है। और इंप्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। बस एक चीज ध्यान रखना, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो पहले मंथ के अंदर बच्चे का हार्ट बनता है, दूसरे मंथ के अंदर बच्चे के लिम्स और डिजिट्स बनते हैं, तीसरे मंथ के अंदर इंक्लूडिंग गोनैड्स बॉडी के सारे ऑर्गन बन जाते हैं, 5वें महीने के अंदर, 5th मंथ के अंदर, ठीक है, उसका पहला मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और हेड पर हेयर आ जाते हैं। 6th मंथ के अंदर ध्यान रखना है आपको, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर आते हैं, इसको लैनिगू बोलते हैं, और साथ में आईलिड और आईलैश सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां 2 ट्राइमेस्टर में बेबी कंप्लीट बन जाता है और तीसरा ट्राइमेस्टर उसको ओनली और ओनली मैच्योरेशन का होता है। कोई डाउट? पूरा रिप्रोडक्शन हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करते हैं तो कॉमन डिसीज को मैं डिवाइड किया था, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज माइक्रोबियल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल लाइक एड्स, सॉरी, नॉन कम्युनिकेबल लाइक ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आप समझ रहे हो, ये नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती। ऐसे याद रखो, माइक्रोबियल डिसीज कम्युनिकेबल है और नॉन माइक्रोबियल डिसीज, ठीक है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिसीज में बैक्टीरियल डिसीज के अंदर एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दे रखे और 2 के नाम दे रखे, 3 के नाम दे रखे, ठीक है। एक तो दे रखा है टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए टेस्ट दे रखा है विडाल टेस्ट, और कॉजिंग एजेंट ध्यान रखना है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्लियर बिल्कुल। कंटामिनेटेड फूड से होता है। निमोनिया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, ठीक है। और निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक नाम दे रखा है प्लेग का नाम दे रखा है, और डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थी, पर आज की डेट में डीपीटी की वैक्सीन आती है तो नहीं होता, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन बच्चों में होता था, ठीक है। प्लेग की अगर बात की जाए तो प्लेग के केस से मैंने बताया था यर्सीनिया पेस्टिस, याद हो आपको, ठीक है, जर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, या रेड फिली होता है, जिनोप्सिला चियोप्सिस, इसको फैलाने का काम करता है। यर्सीनिया पेस्टिस कॉजिंग एजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है। तो याद रखना, इसके केस में बुबोनिक प्लेग यानी आर्मपिट्स, इसके मतलब स्वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और बॉडी पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं लास्ट टाइम पर, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये याद रखना है। वायरल डिसीज के अंदर उसमें बस डिटेल में दे रखा है कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। और साथ में उन्होंने पोलियो की बात की है, जो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। और एक उन्होंने, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की बात की है, जो एक डीएनए वायरस है। बाकी आरएनए वायरस नहीं, डीएनए वायरस है। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। और इस साल 2 चीजें ऐड कर दी हैं, चिकनगुनिया और डेंगू। तो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों वायरल डिसीज हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चिकनगुनिया की बात की जाए, चिकनगुनिया वायरस से होता है, नाम ही इसका यही है, ठीक है। और डेंगू की बात की जाए, फ्लेवी वायरस से होता है। क्लियर, उनको नाम याद रखने। दोनों को फैलाने वाले फीमेल मॉस्किटो हैं और एडीज मॉस्किटो दोनों के केस में, बस इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लेटेस्ट अपडेशन आ गया इसके अंदर। कोई डाउट? एकदम क्लियर है। तो बैक्टीरियल भी हो गए, वायरल डिसीज भी तुम भूलते हो, ठीक है। फंगल डिसीज की अगर बात की जाए तो 3 ही फंगस हैं, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और कौन सी बची, ठीक है, माइक्रोस्पोरम। ये 3 फंगस हैं जो रिंगवॉर्म क्रिएट करती हैं। हेलमिंथीस के अंदर एस्केरिस दे रखा है, जो एस्केरियासिस को कॉज करता है, और फाइलेरियासिस पर साल क्वेश्चन आता है, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्यूलेक्स अक्सर इसको फैलाने का काम करता है, कई केस में एडीज भी करता है, ठीक है। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कॉज बाय बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, ये याद रखना है आपको। क्लियर है। प्रोटोजोन डिसीज में 2 दे रखे हैं, ठीक है। एक तो प्लाज्मोडियम दे रखा है जो मलेरिया कॉज करता है, बस इसकी इन्फेक्टिव स्टेज ध्यान रखना, ठीक है। स्पोरोजॉइट होती है, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जहां सेक्सुअल पार्ट होता है जो मॉस्किटो में होता है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है जहां एसेक्सुअल पार्ट होता है। एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल, हाँ। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट होती है, जो उसके सलाइवा में होता है मॉस्किटो के। फीमेल एनाफ्लीज जब बाइट करता है तब ये उसके ब्लड में जाता है, ब्लड से लिवर, लिवर से आरबीसी, और आरबीसी के बाद अगेन साइकिल कंप्लीट करने के लिए वापस मॉस्किटो में आना पड़ता है। मॉस्किटो के अंदर गैमीटोजेनेसिस होती है और फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बनता है, ऊकाइनिड बनता है, फिर अगेन उससे ऊसिस्ट बनता है, तब जाकर के, ठीक है, स्पोरोजॉइट बनते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड में आकर के अगेन इन्फेक्टिव स्टेज हो जाती है। ये याद रखना है आपको। क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम क्लियर कट, पूरी लाइफ साइकिल समझना, ठीक है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है,
और मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लीज इसको स्प्रेड करता है। दूसरा मैंने एंटामीबा हिस्टोलिटिका बताया था जो अमीबाइसिस करता है, ठीक है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका में टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है, एक ही होस्ट में पूरी होती है। टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू इन्फेक्शन होता है। ये टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के 8 प्रोटोजुआ बनाता है। इसकी दो फॉर्म होती है, मैग्ना और माइन्यूटा, ठीक है। माइन्यूटा नॉन इन्फेक्टिव स्टेज है, वो अगेन बाहर निकल जाएगी, इन्फेक्शन करेगी, और मैग्ना इसकी मतलब पैथोजेनिक स्टेज है, ठीक है, जो कह सकते हो अमीबाइक डिसेंट्री कोज करता है, ठीक है। तो ये क्लियर, बिल्कुल सारी डिसीज मैंने करा दी। और इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आता है, तो इम्यूनिटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इननेट जो बाई बर्थ है, एक्वायर्ड जो आप जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हो। इसको 3 लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर देना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इननेट इम्यूनिटी में आता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेलुलर बैरियर होते हैं, साइटोकाइन बैरियर होते हैं, ठीक है। फीवर और इन्फ्लेमेशन भी इसी में इंक्लूड है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है क्योंकि एक्वायर्ड में आता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है। क्लियर है, बस एक एक्सटर्नल है तो एक इंटरनल है। क्लियर है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है, जो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन जानता है, जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बेस्ड है, जो मेमोरी बेस्ड है, वैक्सीनेशन इसी पर बेस्ड होता है। आप समझ रहे हो, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन इसी टी लिम्फोसाइट पर ही बेस्ड होता है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट आप भूलते हो एकदम ब्रेन के अंदर रखना, ठीक है। बस प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ध्यान रखना है आपको। जब पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब सेम एंटीजन सेकंड टाइम एंटर करता है तो उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर उस एंटीजन से बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सेम एंटीजन से इस बार मेमोरी सेल इंटरेक्ट करते हैं, जो एनामिनेस्टिक इफेक्ट दिखाता है। इसमें IgG हाई, मतलब एनामिनेस्टिक इफेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट एकदम पूरा क्लियर होगा। तो ये वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बेटा, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, यही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इनको तो करना ही करना है हर हालत में। क्लियर, बिल्कुल। आगे अगर मैं फिजियोलॉजी के पॉइंट्स की बात करता हूं, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करना है, तो लगभग इन्होंने सब पार्टों को कंप्लीट किया, पर भूलोगे क्या? अब वॉल्यूम्स भूलोगे और कैपेसिटी। वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स बताए थे मैंने। टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, 25 से लेकर के लगभग 300 के आसपास, 3000 के आसपास। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 के आसपास, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 के आसपास। ये आपको याद रखना है। इनके बेस पर कैपेसिटी बन जाएगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तीनों, टाइडल, IRV, ERV। रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी, चारों को जोड़ दो, खत्म। ठीक है, कोई डाउट? अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें डिसऑर्डर सारी याद रख लेना, ठीक है। डिसऑर्डर सिंपल सी है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल है, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून है, ठीक है। गाउट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्लियर, बिल्कुल। 3 ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, याद रहेंगे, सिंपल है। स्केलेटल सिस्टम मैंने सारे बोन आपको याद करा दिए हैं। हाँ, जॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इमूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, मतलब सेमी मूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट को स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं जो कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से बनते हैं, स्कल के अंदर होते हैं। सेमी मूवेबल में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेज की वजह से बनते हैं, जैसे रिब्स के अंदर होते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। और मूवेबल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, वो मूवेबल जॉइंट है। अगर साइनोवियल जॉइंट की अगर बात की जाए तो मैंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताए थे आपको, याद हो भाई, शोल्डर जॉइंट और ये वाले जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट मैंने लॉक वाले बताए थे आपको, जो एल्बो और नी के अंदर होते हैं, ठीक है। और कॉन्डाइलेट जॉइंट आपके भाई यहाँ ऑसिपिटल कॉन्डाइल में भी होते हैं और फिंगर्स में भी होते हैं, याद आ गया होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट हो गए, शैडल जॉइंट हो गया, थंब के अंदर शैडल जॉइंट हो गया। सिंपल जॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड, आपको याद रहेगा, सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं है। ईसीजी के अंदर जरूर आप याद रखना पी वेव, QRX और QRS और टी वेव। पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल इन एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, बिल्कुल। और ये स्टार्ट कब होता है? क्यू के बाद, क्योंकि क्यू नीचे आता है, क्यू के बाद, समझ रहे हो ना। अब तीसरा था टी वेव, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद फिर पी वेव चालू हो जाती है। ये इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। कार्डिक साइकिल की बात की जाए तो मैंने 0.8 सेकंड की कार्डिक साइकिल बताई थी बेटा, ठीक है, जिसमें 0.1 सेकंड के एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.3 के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, 0.4 के अंदर एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं लास्ट के 0.4 सेकंड में। इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। और जब जॉइंट डायस्टोल चलता है ना, उस समय लगभग वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं 70%, और फिर जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो 0.1 सेकंड के अंदर रिमेनिंग 30% वेंट्रिकल भी भर जाते हैं, ठीक है, ब्लड से। क्लियर, बिल्कुल। यानी 70% वेंट्रिकल बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ते हैं ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, और रिमेनिंग 30% वेंट्रिकल एट्रियल सिस्टोल की वजह से बनते हैं 0.1 सेकंड के अंदर। क्लियर, बिल्कुल। अब कार्डिक साइकिल के अंदर बस आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया उसके बाद बचा हुआ 70 बाहर निकल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करने में जो बाहर निकल रहा है सिंगल वेंट्रिकल से, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, 70 ml होता है। तो बचा कितना? 120 में से 70 गया, 50 ml। ये है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो फिक्स्ड होता है। क्लियर, बिल्कुल। तो कार्डिक आउटपुट कैसे निकालोगे? कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी एक बार में जो निकल रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, ठीक है, 70 ml, और एक मिनट में कितने बार निकल रहा है टोटल इनटू करके निकालोगे तो कार्डिक आउटपुट आ गया, कंप्लीट। क्या बचा? बताओ, कुछ भी नहीं बचा। अब बात करते हैं न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कंडक्शन मैकेनिज्म और ब्रेन फंक्शन आता है। कंडक्शन मैकेनिज्म तो सिंपल है, रेस्टिंग स्टेज में ध्यान रखना है, ठीक है, इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, लगभग माइनस, ठीक है, 70
के आसपास होता है, ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन। और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यहाँ पर पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा होती है। डीपोलराइजेशन कब होता है? डीपोलराइजेशन जब सोडियम चैनल्स खुलते हैं, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाती है, अंदर का चार्ज पॉजिटिव और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, इंपल्स जनरेट होता है। रीपोलराइजेशन जिसमें अगेन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए बढ़ जाती है, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर निकलते हैं, ठीक है, चार्ज अगेन रिवर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और हाइपरपोलराइजेशन, अगर ये रीपोलराइजेशन डिले हो गया, माइनस चार्ज ज्यादा आ गया अंदर -90 तक, तो इसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। कंडक्शन मैंने बताया था दो न्यूरॉन्स के बीच में भी होता है, जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात की जाए तो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इनके बीच में सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत कम होता है, प्रोटीन जुड़े होते हैं जो कह सकते हो कि गैप जंक्शन बनाते हैं, फटाफट बाई डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती। जबकि केमिकल सिनेप्स के अंदर जो मोस्टली बॉडी के अंदर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है, क्योंकि सिनेप्टिक क्लफ्ट गैप बिटवीन न्यूरॉन बहुत ज्यादा होता है, क्लियर, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर मैंने सेरिब्रम के फंक्शन बताए थे। फ्रंटल लोब इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्पोरल ऑडिटरी सुनने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए, हियरिंग के लिए और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑसिपिटल लोब की अगर बात की जाए तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैराइटल लोब मैंने बताया था सेंसरी, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर, बिल्कुल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात की जाए तो तीन रीजन होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया। सबसे मैक्सिमम एरिया एसोसिएशन एरिया होता है। मिड ब्रेन की बात की जाए तो उसमें एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस मैंने बताया था आपको, ठीक है, और चार लोब बताए थे, डोर्सल साइड पर होते हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, स्पेशली मैमेलियन ब्रेन के अंदर होते हैं, याद हो आपको, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में से तीन ही चीजें बताई है मैंने, एमओ, ठीक है, पोन्स वेरोलाए और सेरिबेलम, क्लियर, बिल्कुल, डबल एल जो बैलेंसिंग का काम करता है। एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा बॉडी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, साथ में इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या बचा? पोन्स जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए एक तरीके से इसको डाउन करने का, यानी इसको मॉडरेट करने का काम करता है, क्लियर, बिल्कुल। अब क्या बचा आपका? ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में फंक्शन और डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो हार्मोन के फंक्शन तो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैंने एक टेबल बनवा दी थी आपकी रिवीजन के अंदर। पर डिसऑर्डर कैसे याद रखोगे? देखो, पिट्यूटरी के अंदर डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के अंदर डिसऑर्डर बताए थे। हाइपोसीक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो गया तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाती है। हाइपरसीक्रेशन में मैंने बताया एक तो गाइगेंटिज्म हो जाती है, जेंट साइज बन जाता है, या एक्रोमेगेली हो जाएगी एडल्ट के अंदर, याद आ गया? हाँ बेटा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने डिसऑर्डर और क्या बताए थे? थायराइड के अंदर डिसऑर्डर बताए थे। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मैंने बताया था कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, सिंपल ग्वाइटर हो जाता है, और मदर अगर प्रेग्नेंट है तो बेबी एबनॉर्मल क्रिटिनिज्म हो जाता है, बिल्कुल मेंटेन करता है, ये याद रखना है आपको। ट्यूबुलर फंक्शन की अगर बात की जाए तो ट्यूबुलर फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन मैकेनिज्म बताए थे मैंने। पहला मैकेनिज्म बताया था मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन, याद आ गया होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालोगे, ठीक है। मैंने बताया था भाई वुमेन्स कैप्सूल, एक तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से घटा दो आप ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इनको घटा करके 10 mmHg प्रेशर आता है, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ये याद रखना है आपको, यही भूलोगे आप। अगला क्या भूलने वाले उसके अंदर? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के अलावा एक तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर याद रखना है इसके अंदर आपको, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और क्या रखना है? जीएफआर, ये जरूर भूलते हो जीएफआर। अगर जीएफआर की बात की जाए तो जीएफआर क्या होता है? लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी से पर मिनट पास करता है, जो कार्डियक आउटपुट का 20% होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, 1100 से 1200 ml उसका 20% हो गया, क्लियर। एनसीईआरटी की लाइन है, ये भूलता है बच्चा, जहां से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, जिसका लगभग 125 ml फिल्टर रेट में पहुंच जाता है, ये हो गया जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, ठीक है। इसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, ये याद रखना है। फिर रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से लगभग, ठीक है, सब चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं भाई, आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, और पॉजिटिव आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेगेटिव आयन पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन सी लगभग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्लियर है भाई। डिसेंडिंग लूप से वाटर और असेंडिंग लूप से NaCl रीएब्जॉर्ब होता है। डीसीटी से मैंने बताया था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, सोडियम आयन का और वाटर का, और बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमेबल होता है। और कलेक्टिंग डक्ट से मैंने सिर्फ दो चीजें रीअब्जॉर्ब बताई थी आपको, एक तो स्मॉल अमाउंट में यूरिया और एडीएस के रिसेप्टर होते हैं, इसलिए वाटर भी यहां से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सीक्रेशन की अगर बात की जाए तो पीसीटी के अंदर एच आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया सीक्रेट होते हैं, इसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल ड्रग्स भी यहां सीक्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, पीसीटी के अंदर। डिसेंडिंग लूप की अगर बात की जाए कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, असेंडिंग लूप में यूरिया सीक्रेट हो जाती है। हाँ, अगर डीसीटी की बात की जाए तो यहां पर भी एच आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन सीक्रेट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में ओनली एच आयन और पोटेशियम आयन सीक्रेट होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। जिसमें मैंने बताया था पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऑस्मो आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करते हैं, लूप ऑफ हेनले नहीं करता। सारा कंप्लीट हो गया, सेट हो गया। अब रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो रेगुलेशन में मैंने बताया था एक तो आपको मैंने बताया एडीएच का रेगुलेशन होता है। तो एडीएच कब निकलता है? जब ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाए, तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए एडीएच निकलता है हाइपोथैलेमस से, जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। एक मैंने रास बताया था, अगर मानो जीएफआर कम हो जाए किसी का, या ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाए, वाटर कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेनिन सेल
जेजी सेल रेनिन रिलीज करते हैं जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड एस के थ्रू कन्वर्ट होता है लंग से जो निकलता है, और सेकंड पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो एक तरीके से एक्टिव फॉर्म है। ये वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के बीपी बढ़ाता है पहले, ठीक है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एड्रेनलिन निकलवाता है, और एड्रेनलिन के रिसेप्टर आप जानते हो डीसीटी के पास होते हैं जो वाटर और सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके इनको वापस मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर बिल्कुल। और लास्ट में डिसऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक तो डायलिसिस ध्यान रखनी है, सेलोफेन ट्यूब यूज करते हैं डायलिसिस के अंदर, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल के हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन में काम आता है। क्लियर बिल्कुल। और डायलिसिस जब किडनी माल फंक्शनिंग करती है, ठीक है, किडनी काम नहीं करती तो हीमोडायलिसिस होती है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ये याद रखना है। एक रीनल कैलिकुली मैंने डिसऑर्डर में बताए थे आपको, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताई थी और गाउटी आर्थराइटिस में बता चुका हूं। एकदम सेट हो गया ना, पूरा सिलेबस ब्रेन में सेट हुआ है नहीं? 100% आपका सिलेबस ब्रेन में सेट हुआ होगा। ये वो टॉपिक और सब टॉपिक हैं जिनमें लास्ट 4 ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तो आपको करके ही आने हैं और मैराथन के अंदर फोड़ते हैं, ठीक है। और इस बार 2024 में एक सीट जरूर अपनी फिक्स करते हैं, ठीक है, किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।